Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do acute coronary syndrome. In acute coronary syndrome में basically gonna have three things. एक होता है unstable angina, एक हमारे पास होता है MI और एक हमारे पास होता है sudden cardiac death. ठीक है. अच्छा, अब unstable angina जो होता है वो हमारे पास उसकी definition में सबसे पहले हम आ जाते हैं. ठीक है. अब ये chest pain होता है. ठीक है. और chest pain होता है जो हमारे पास जो होता है वो इरिवर्सिबल माइकार्डियल इस्कीमिया की वजह से होते हैं. ठीक है. और ये हमारे पास जो होते हैं वो ये पेन जो होता है ये हमारे पास रेस्टिंग कंडीशन में भी होता है. ठीक है. और ये जो होता है वो हमारे पास प्री इन्फॉक्शन सिंड्रोम भी कहते हैं. ठीक है. प्री इन्फॉक्शन सिंड्रोम मतलब कि ये हमारे पास इसी की वजह से अनस्टेबल एंजाइना की ही वजह से हमारे पास जो होता है वो एमआई होता है. ठीक है. मतलब माइकार्डियल इन्फॉक्शंस होते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास जो एमआई होता है उसमें हमारे पास एसटी एलिवेटेड एमआई होता है और एसटी नॉन एलिवेटेड एमआई होता है. ठीक है. अब हम आते हैं कि पैथोलॉजी पे. ठीक है. पैथोलॉजी में बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास जो ब्लड वेसल है ना इसमें हमारे पास प्लैक होता है ना. ठीक है. अब जो प्लैक होता है ना उसमें फॉर एग्जाम्पल ये प्लैक है तो रास्ता थोड़ा बहुत है तो ब्लड वेसल से ब्लड गुजर रहा है. ठीक है. परफ्यूजन नॉर्मल हो रही है. इसकी वजह से क्या होता है कि आपका गुजारा होता रहता है थोड़ा बहुत. लेकिन अगर उस प्लैक पे आके थ्रोम्बस जो है वो अटैच हो जाए. ठीक है. और उसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो और भी ओक्लूड होना शुरू हो जाए और जिसकी वजह से आपको परफ्यूजन कम हो जाए और तो उसको आप उसकी वजह से आपका अनस्टेबल एंजाइना होना शुरू हो जाता है. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं बंदा पूछे ना ऐसे कि जो हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना है ना और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में जो नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई है ना उनमें बेसिकली हमारे पास वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस और कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं. ठीक है. अब इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं ना जो अनस्टेबल एंजाइना होता है ना उसमें कार्डियक मार्कर रेज नहीं होते जबकि ऑब्वियसली एमआई में हो गए हैं. ठीक है. अब इसकी सिमिलरिटी क्या होती है कि दोनों में हमारे पास एसटी एलिवेट होता है. ठीक है. और दोनों में हमारे पास पैथोलॉजिकल क्यू वेव प्रेजेंट होती है. ठीक है. अच्छा, बात है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. ठीक है. अब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हमारे पास जो अगर आप सिम्टम्स देखो ना तो सिम्टम्स में क्या होगा, पेशेंट जो होगा वो पेन के साथ आएगा. ठीक है. और पेन जो होगा ना वो हमारे पास कहीं पे भी रेडिएट कर सकता है. एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी कर सकता है, लेफ्ट शोल्डर में भी कर सकता है, लेफ्ट आर्म में भी कर सकता है, इवन राइट आर्म में भी कर सकता है. इसके अलावा जॉ में भी कर सकता है, टीथ में भी कर सकता है. ठीक है. ये सारी जगहें हैं यहाँ पे ये पेन जो होता है वो उधर वो हो सकता है रेडिएट कर सकता है. ठीक है. इसके अलावा विद चेंजेस इन ईसीजी. ठीक है. और ईसीजी में जब आप देखोगे तो चेंजेस आएंगी. ठीक है. अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आते हैं अनस्टेबल एंजाइना मोस्ट. और हाँ, अब अनस्टेबल एंजाइना जो होता है इसका मोस्टली न्यूली ऑनसेट होता है. ठीक है. जबकि जो एमआई होता है इसका न्यूली ऑनसेट नहीं होता. ठीक है. अच्छा, और स्ट्रेस ईसीजी में बेसिकली आप इसकी फाइंडिंग्स देखते हो. ठीक है. अब जो सडन कार्डियक डेथ सिंड्रोम होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होता है. ठीक है. अब इस पल्स जो होता है ना पल्स जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है तमाम इंजाइना में. तमाम जितनी भी इंजाइनाज हैं उनमें पल्स ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. ऑब्वियसली चेस्ट पेन होता है, हार्ट रेट वगैरह ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. लेकिन अगर हमारे पास इन्फीरियर वॉल एमआई होगा ना, इन्फीरियर वॉल एमआई, ठीक है, तो पल्स जो होगा वो रिड्यूस्ड हुई होगी. ठीक है. इसके अलावा आप साइन देखो ना पेशेंट में तो आपको स्वेटिंग होगी, पल्पिटेशन वो होगा, पालर होगा, ब्रीथलेसनेस होगी. इसके अलावा हाइपर टेंशन नज़र आ रही होगी और लेट हमारे पास हाइपोटेंशन भी नज़र आ रही होगी. ठीक है. अब इसकी डायग्नोसिस के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम ईसीजी करते हैं. ठीक है. अब ईसीजी में ना हमारे पास क्या होता है ना, जैसे हम लोग ऑलरेडी लीड्स का बता भी चुके थे कि हमारे पास अगर V1 V2 होगा ना तो वो हमारे पास सेप्टम जो सेप्टम होता है उसको हमारे पास एटीवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा होता है. फिर हमारे पास जो 3-4 होता है वो इंटीरियो सेप्टल को रिकॉर्ड कर रहा होता है. फिर 4-5 जो होता है वो हमारे पास लेटरल सर्फेस को कर रहा होता है. फिर लीड 1 जो होता है वो लीड 1 जो होता है वो हमारे पास लेटरल को कर रहा होता है, AVF और AV आर और ABL जो होता है वो भी हमारे पास लेटरल को कर रहा होता है. फिर इसके बाद 2-3 जो होता है लीड 2-3 जो होता है वो इन्फीरियर सर्फेस को कर रहा होता है और AVF जो होता है वो भी इन्फीरियर सर्फेस को कर रहा होता है. ठीक है. इसके अलावा कार्डिक मार्कर्स आ जाते हैं. कार्डिक मार्कर्स जो मोस्ट स्पेसिफिक और सेंसिटिव है ना वो हमारे पास ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन TNI. ठीक है. अब ये ट्रोपोनिन T जो होता है ना ये हमारे पास राइज करता है 3 to 5 आवर में और इसकी पीक आती है 24 to 48 आवर में और तकरीबन जो होता है वो हमारे पास 10 से 14 दिन में ये हमारे पास नॉर्मल आ जाता है. ठीक है. और जो हमारे पास वो होता है ना क्रेटिनिन होता है. ठीक है. तो वो हमारे पास तकरीबन हमारे पास 4 to 8 आवर्स में राइज करता है, पीक 24 आवर में आ जाती है और इसकी ड्रॉप होती है वो 72 आवर्स में आ जाती है. इसके अलावा हम लोग जो इसकी डायग्नोसिस के लिए ब्लड CP ESR, इसके अलावा हम लोग CPR और लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे करते हैं. ठीक है. और ठीक है. और चेस्ट एक्सरे में हम बेसिकली क्या देखते हैं, हार्ट डायमीटर बाय लंग्स डायमीटर देखते हैं, पल्मोनरी एडेमा वगैरह तो नहीं है वो देखते हैं. फिर इसके अलावा इको कोरोनरी एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं. ठीक है. अब मैनेजमेंट आप क्या करते हो,
एम आई की। अच्छा, एम आई की जो एम आई है ना, इसमें हमारे पास या सॉरी, जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है उसकी जो मैनेजमेंट होती है उसमें आप दो चीज़ें करते हो। एक तो हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना हो गया और नॉन एस टी एलिवेटेड एम आई हो गया ना, तो उसकी ट्रीटमेंट एक जैसी होती है, और जो वो होता है ऐसी एलिवेटेड एम आई होता है उसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने दोनों के लिए, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ये ऑब्वियसली इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक है, तो आपने क्विक जो होता है ना, आपने इंटरवेंशन करनी है क्योंकि आपने पेशेंट की लाइफ सेव करनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट आया आपके पास वार्ड में, आपने आई वी लाइन लगाया, उसको मेंटेन किया है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है ऑक्सीजन लगाया है। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी दी है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। फिर इसके बाद आपने एनाल्जेसिक देना है क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट में पेन से बहुत तंग होता है, चेस्ट में दर्द हो रहा होता है उसको शदीद, तो उसको आप एनाल्जेसिक जिसमें मॉर्फिन देते हो, ओपियोइड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप एंटीबायोटिक देते हो, जो इसमें हमारे पास मेटाक्लोप्रोमाइड आ जाता है। ठीक है, मेटाक्लोप्रोमाइड। फिर इसके बाद आप रीपरफ्यूजन थेरेपी करते हो। अब रीपरफ्यूजन थेरेपी जो होती है ना, इसमें हमारे पास ये दो चीज़ आती हैं, एक प्राइमरी परक्यूटेनियस इंटरवेंशन होती हैं और एक इसमें हमारे पास थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स देते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर 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 हमारे पास जो है एस टी एलिवेटेड एम आई हुआ ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कोरोनरी इंटरवेंशन करनी है और फिर थ्रोम्बोलिटिक दे देना है। और थ्रोम्बोलिटिक में कौन से होते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स होते हैं। ठीक है, जिसको आप जिनके नाम है टेनी टेनेक्टिप्लेज हो गया और रेटिप्लेज हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। जबकि आप अगर नॉन एस एलिवेटेड एम आई की बात करो, अनस्टेबल एंजाइना की बात करो, तो उसमें आप जो है एंटी फिब्रिनोलिटिक्स देते हो। ठीक है, अब एंटी फिब्रिनोलिटिक्स जो होती है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट होती हैं। एक तो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल होती है। ठीक है, और एक हमारे पास 2B3 इनहिबिटर होते हैं जिसमें हमारे पास एप्सिजिमाब आ जाता है। ठीक है, अच्छा, चलें बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।